एम फिरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के इंस्टीट्यूट्स की डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज होता है। आप ये बताएं कि विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज लाई करता है। बाल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन में फिर बाल्मर के बाद की सीरीज पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फर्ड सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 11 सीरीज वो अल्ट्रावायलेट में एग्जिस्ट करता है और बाल्मर विजिबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर 19 ये कहते हैं कि अगर बाल्मर सीरीज होगा, अगर बाल्मर सीरीज है तो बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू क्या होगी। बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ में n की वैल्यू क्या होगी। तो आसान डिस्कशन कर लेते हैं इसका। आप जानते हैं कि बाल्मर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें जंप लगता है सेकेंड ऑर्बिट में। इसमें जंप सेकेंड ऑर्बिट में लगता है। अब आप बताएं कि सेकेंड ऑर्बिट में जंप कहां-कहां से लग सकता है। तो आप मुझसे कहें सर इसमें जंप लगेगा n = 3 से, n = 4 से, n = 5 से और इस तरह आखिरी जंप लगेगा n = इंफिनिटी से। यानी बाल्मर सीरीज के लिए जो जंप लगेगा वो तो n = 2 में लगेगा या सेकेंड ऑर्बिट में लगेगा, सेकेंड ऑर्बिट में जंप लगेगा। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में फर्स्ट जंप, जो इसमें फर्स्ट जंप होता है वो n = 3 से लगता है और जो लास्ट जंप लगता है माय डियर स्टूडेंट्स वो लास्ट जंप लगता है फ्रॉम n = इंफिनिटी। इतना तो आपको पता होगा कि फर्स्ट जंप का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और लास्ट जंप का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। अब ये कह रहे हैं कि बाल्मर सीरीज हो और वेवलेंथ मैक्सिमम हो तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन बाल्मर सीरीज फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी 3। अगर इसके बजाय ये कहते कि मिनिमम वेवलेंथ के लिए n क्या होना चाहिए तो फिर हमारा ऑप्शन होता इंफिनिटी। इस वक्त करेक्ट आंसर है n = 3 और ये लाई करता है हमारे स्टूडेंट ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की। तो सेकेंड ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया है कि ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो और इसे आप इंफिनिटी पर ले जाना चाहते हो, आयनाइजेशन मीन कि आप इसको इंफिनिटी पर ले जाना चाहते हो, फ्री करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो आप बताएं अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद हो, फर्स्ट ऑर्बिट के बजाय सेकेंड ऑर्बिट में हो, तो सेकेंड ऑर्बिट से इसे इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और सेकेंड ऑर्बिट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई एम डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4। इसमें है कि फर्ज करो एक एटम है हाइड्रोजन का कोई भी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ ऑर्बिट में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में मौजूद है। तो आपसे कह रहे हैं कि इस फिफ्थ ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है। कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो फार्मूला है, एक आसान मेथड है, वो मैं आपको बताता हूं। तो आप इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि 5 लें और 5 से पॉसिबल सारे लें। तो देखो 5 से 1, 5 से 4 और 5 से 3, 5 से 2 और 5 से 1, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1। फिर आप 4 के आगे लगा दें। 4 से भी 3 पॉसिबल है लेकिन 4 से 2 भी पॉसिबल है और 4 से 1 भी पॉसिबल है। फिर आप 3 के आगे लगा दें। 3 से 2 भी पॉसिबल है और 3 से 1 भी पॉसिबल है
और फिर आखिर में आप 2 के आगे लगा दें कि 2 से 1 भी पॉसिबल है। ये वो ट्रांजिशंस हैं जो कि अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में हो तो ट्रांजिशन बनते हैं। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो करेक्ट आंसर इसका होगा 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 एटॉमिक स्पेक्ट्रा MCQs चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर फिजिक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 इसमें है कि 5th नंबर ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट n = 4 इन हाइड्रोजन एटम will be। कहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट तक पहुंच गया तो आप बताएं कि वहां इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो एनर्जी का सिंपल कैलकुलेशन है -13.6 डिवाइड बाय ऑर्बिट का स्क्वायर, ऑर्बिट का n स्क्वायर मीन ऑर्बिट का स्क्वायर। तो ये सिंपल इवैल्यूएशन इक्वेशन है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो इट इज इक्वल टू -13.6 और 4th मीन 4 का स्क्वायर, इट मीन 4 का स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट n = 4, ठीक है। तो अब इसमें इसको डिवाइड करें -13.6 डिवाइड बाय 16 एंड द आंसर इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर बनता है और ये आंसर एग्जिस्ट करता है ऑप्शन सी में। नाउ लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जेक्टिव नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 19। कहते हैं कि 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं कि ये फर्ज करो हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये लेट अस सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है और ये हाइड्रोजन के एटम का थर्ड ऑर्बिट है। फर्ज करो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो r1 है और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो r3 है। आपसे कह रहे हैं कि r3 जो है वो r1 से कितने टाइम्स बड़ा है, ये कितने टाइम्स का फर्क है दोनों में। तो आसान है, हम फर्क डिटेक्ट कर सकते हैं r3 में और r1 में कितने टाइम्स का फर्क है। तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू बोर आइडियाज r1 = r0, r1 = r0। असल में रेडियस का फार्मूला है कि रेडियस इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू ऑर्बिट स्क्वायर, जिस ऑर्बिट का रेडियस ले रहे उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r0, ऑर्बिट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r0। और अगर आप r1 ले रहे हो तो फर्स्ट स्क्वायर r0 इट इज इक्वल टू r0। अगर आप r3 ले रहे हो तो 3 स्क्वायर r0 इट मीन 9 टाइम्स ऑफ r0। तो देखो r1 और r3 में जो फर्क है इधर 1 है और इधर 9 है, इट मीन द डिफरेंस इज ऑफ 9 टाइम्स, द डिफरेंस इज ऑफ 9 टाइम्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट मी एंटरटेन क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्या कह रहा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स-रे प्रोडक्शन इज। कहते हैं कि एक्स-रे प्रोडक्शन आप जानते हो, एक्स-रे प्रोडक्शन का अपोजिट प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस बताए कौन सा है। बहुत आसान है ये भी। अगर आप देखें तो एक्स-रे प्रोडक्शन में क्या होता है, तो आप कहें सर हम इलेक्ट्रॉन से फोटॉन पैदा करते हैं, एक्स-रे में इलेक्ट्रॉन से फोटॉन पैदा करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं कि टंगस्टन टारगेट पर इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं और वहां से हमें एक्स-रे के फोटॉन मिल जाते हैं। लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्यों इसका रिवर्स है, क्योंकि एक्स-रे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन से फोटॉन पैदा किए जाते हैं, जबकि रिवर्स प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन से, इसमें हम फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं। हम इस पर फोटॉन फेंकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और बदले में उस सरफेस से, मेटल के सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। सो एक्स-रे प्रोडक्शन प्रोड्यूस photons by incident electrons and photoelectric produce electrons by incident photons। तो ये इसका रेसिप्रोकल प्रोसेस है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आई थिंक ऑप्शन बी में मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
जो है ये हमसे क्या कह रहा है, इट सेज ड्यूरेशन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, आसान है, फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है, फर्स्ट ऑर्बिट को स्टेबल स्टेट कहते हैं, फिर जो सेकंड ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, और जो थर्ड ऑर्बिट होता है माय डियर स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका यहाँ सर्वाइवल टाइम इंफिनिटी होता है, यहाँ सर्वाइवल टाइम इंफिनिटी होता है, ये कयामत तक इस ऑर्बिट से नहीं जाना चाहते जब तक आप इसको खुद ना लेके जाओ जबरदस्ती का करने से। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो यहाँ अनस्टेबिलिटी है लेकिन कम है, यहाँ अनस्टेबिलिटी कम है, तो कम अनस्टेबिलिटी को वापस ले आता है लेकिन ज्यादा टाइम के बाद। तो यहाँ से इधर जाना है लेकिन इससे पलट कर आने का जो टाइम है वो टाइम है 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ सेकेंड के बाद अनस्टेबिलिटी इसको नीचे जाता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन इधर से अनस्टेबल स्टेट में जाए तो यहाँ अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा देर नहीं रह सकता और इसका वापसी का जो रास्ता बनता है वो 10⁻⁸ सेकेंड बनता है। सो अगर आपसे कहे द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल स्टेट दैट इज इंफिनिटी, अगर आपसे पूछे कि द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट तो इट इज 10⁻³ सेकेंड, और अगर कोई कहे कि अनस्टेबल स्टेट में क्या है तो इट इज 10⁻⁸ सेकेंड, एंड हेंस नाउ द करेक्ट आंसर इज 10⁻³ सेकेंड बिकॉज़ इन्होंने मेटास्टेबल स्टेट के बारे में पूछा है, और 10⁻³ सेकेंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऑप्शन ए में। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9 सेज हीलियम और नियॉन लेजर का कलर कैसा होता है। अगर ये लेजर चैम्बर है, अगर ये लेजर का चैम्बर है, लेजर ट्यूब है, और इसमें हीलियम और नियॉन के एटम्स हैं, तो इससे जो लेजर बनता है इस लेजर लाइट का कलर क्या है। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हीलियम और नियॉन से बनने वाले लेजर का जो कलर होता है वो अमूमन रेडिश होता है, रेड कलर का होता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर 19 सेकंड ईयर, कहते हैं कि हीलियम और नियॉन के लेजर के दौरान इस लेजर चैम्बर में कितने % हीलियम होता है और कितने % नियॉन होता है। तो याद रखिए हीलियम और नियॉन लेजर में लेजर चैम्बर के अंदर 85% जो है वो हीलियम होता है और 15% जो है वो नियॉन होता है। नियॉन 15% और हीलियम 85% होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर इस चैम्बर में टोटल एटम्स 100 होंगे तो उसमें से 85 एटम्स हीलियम के होंगे और 15 एटम्स जो हैं वो नियॉन के होंगे। अगर टोटल एटम 200 हो गए तो ये 85 का डबल हो जाएगा और ये 15 का डबल हो जाएगा। अगर ये टोटल एटम 300 हो गए तो ये 85 का 3 टाइम हो जाएगा, ये 15 का 3 टाइम हो जाएगा। फिलहाल हमें परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में 100 में बताना है, तो 100 में हीलियम का 85 है और नियॉन का 15 है, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 85%, 15% व्हिच एग्जिस्ट इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि नियॉन का एटम है। अगर आपसे कहें कि नियॉन एटम है और नियॉन एटम में लेजर के दौरान, लेजर प्रोसेस के दौरान अगर हायर ऑर्बिट की एनर्जी 20.66 हो और लोअर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो 18.7 हो, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा तो जो फोटॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। सबको पता है दैट द एनर्जी विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू, एनर्जी ऑफ द फोटॉन विल बी 20.66 माइनस 18.7, इससे बनता है 1.3। आई थिंक इट इज अराउंड अबाउट 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह का कुछ वैल्यू बनती है, एंड द करेक्ट आंसर इज हीलियम ऑफ फोटॉन। इफ यहां सही है तो इसमें करेक्ट आंसर 1.3 या 1.7 या 1.9, द क्लोज आंसर इज 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज यू हैव टू चूज द क्लोज आंसर। इसको ऑपरेट करें तो आई थिंक 1.96 राउंड अबाउट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो देयरफॉर हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। Approximately you have to choose the best answer.
12 नंबर हमारे पास क्या है, 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में है कि एल बीटा कौन से एक्स रेज से बिलोंग करता है और कौन से ऑर्बिट से ये बिलोंग करता है, हम सॉल्व करेंगे। इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। हमें दिया गया है कि एल बीटा एक एक्स रे है, ये कौन से ऑर्बिट से ताल्लुक रखता है, कौन से ऑर्बिट के दरमियान ताल्लुक रखता है। सो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ चैप्टर नंबर 19। कहते हैं कि एल बीटा का ताल्लुक किस ऑर्बिट से है, इसका ताल्लुक किस ऑर्बिट से है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट n is equal to 1, ये है n is equal to 2, ये है n is equal to 3, ये है n is equal to 4, ये है n is equal to 5, ये है n is equal to 6। टंगस्टन में n is equal to 6 के बाद एक्स रेज नहीं बनते। अब देखते हैं, अगर याद रखिए, अगर सेकेंड से n2 से n1 में जंप लगे तो इट इज कॉल्ड k अल्फा, इसे k अल्फा कहते हैं। ये तो l बीटा गिवन है। अगर 3 से फर्स्ट में जंप लगे देन इट इज k बीटा। अगर इस से इसमें जंप लगे तो k गामा, अगर इस से इसमें जंप लगे तो k रो, अगर इस से इसमें जंप लगे तो k सिग्मा, और इसे k सीरीज एक्स रेज बोलते हैं। तो n is equal to 1 में तो सारे k आते हैं, n is equal to 1 से तो इसका ताल्लुक ही नहीं हो सकता, क्योंकि l जो है वो n is equal to 1 में नहीं k होते हैं। अगर 3 से इस तरह बनाते हैं, अगर माय डियर स्टूडेंट्स n is equal to 3 से 2 में आए तो ये l अल्फा होता है। लेकिन अगर 4 से 2 में आए, 4 से 2 में आए तो ये होता है l बीटा। तो इन्होंने हमसे कहा कि x रेज में l बीटा है, किस ऑर्बिट से ताल्लुक रखता है। तो l बीटा बिलोंग्स टू n is equal to 4 to n is equal to 2, from n is equal to 4 to n is equal to 2, and the correct option is it is option C सही है। इसमें करेक्ट ऑप्शन C होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द मार्क, लेजर पंपिंग इज परफॉर्म्ड। याद रखिए, लेजर पंपिंग कहते किसे हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था कि यहाँ स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी तक रहते हैं, लेकिन जब आप इसे जबरदस्ती अनस्टेबल बनाना चाहो तो ऊपर जाते हैं। ये मेटा स्टेबल स्टेट है, ये अनस्टेबल स्टेट है। लेजर पंपिंग का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन को सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट करना, स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स को इन दो ऑर्बिट में शिफ्ट करना, इट इज कॉल्ड लेजर पंपिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लेजर पंपिंग का मकसद क्या है, इस लेजर पंपिंग का मकसद क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेजर पंपिंग का बेसिक मकसद ये है कि इस 3 ऑर्बिट्स में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाए, पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाए। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये वो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्टेबल में कम और अनस्टेबल में भी कम हो, लेकिन मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। ये बहुत जरूरी होता है लेजर के लिए, इसके बगैर लेजर लाइट नहीं बन सकता या लेजर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो जो लेजर पंपिंग होता है इसका मकसद है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाए। इसका मतलब है कि मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बाकी दो करस्पॉन्डिंग स्टेट से ज्यादा हो। और 13 नंबर में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का इन ऑर्बिट नंबर से क्या ताल्लुक है। इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम का ऑर्बिट नंबर से ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है ऑर्बिट नंबर से। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं बोर का थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, वो कहता है कि mvr is equal to nh divided by 2 pi। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। अगर मैं mv को मोमेंटम कह दूं तो कह सकता हूँ, r को उस तरफ शिफ्ट करूं तो nh divided by 2 pi r बन जाएगा, यही होगा। अब अगर आप देखें तो p और n का आपस में रिलेशन क्या बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट नंबर n, और n के साथ ताल्लुक रखने का मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। गुड लक डियर स्टूडेंट्स।